किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है और उसमें गार्नर वर्सेस मर्रे का केस बड़ा फेमस है जो अप्लाई किया जाता है। तो क्या है ये गार्नर वर्सेस मर्रे का केस और इस केस में क्या डिसीजन दिया गया था और इस गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को इंडिया में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, आज की वीडियो का डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय द एजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। किसी पार्टनर को अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। सेक्शन 42D ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, इफ ए फर्म इज टू बी डिसॉल्व्ड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, द डिफिशियंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अगर किसी इंसॉल्वेंसी की वजह से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल की कमी को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि इस कमी को सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में बियर करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। हाउ एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। इसी सवाल का जवाब हमको गार्नर वर्सेस मरे के रूल से मिलता है। 1904 के पहले इस डिफिशियंसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता था सॉल्वेंट पार्टनर्स के, लेकिन 1904 में एक केस आया जिसको गार्नर वर्सेस मरे केस के नाम से जाना जाता है और उसमें इससे रिलेटेड एक डिसीजन दिया गया। वो केस क्या था उसको देखते हैं हम लोग। 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किन नाम से एक फर्म में, और इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल नहीं थी। इस फर्म को कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व कर दिया गया था। इसमें विल्किंस नाम का जो पार्टनर था वो इनसॉल्वेंट हो गया था और कुछ भी देने के लिए इनकैपेबल था, असमर्थ था। ये फाइनेंशियल पोजीशन थी। मरे की कैपिटल 314, कैश उस फर्म का था 1916। विल्किंस चूंकि दिवालिया हो चुका था उसकी कैपिटल निगेटिव में थी, वो थी 263। इसी की वजह से फर्म डिसॉल्व हुई थी और लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ था 635 पाउंड का। ये सब पाउंड में है क्योंकि ये ब्रिटिश का केस है। अब यहाँ पर देखिए कि सेक्शन 44 ऑफ द ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890, जिस तरह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके पहले ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 था एक, उसके सेक्शन 44 में ये बात कही गई थी कि विल्किंस डेफिशिएंसी ऑफ 263 वाज ट्रीटेड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये जो विल्किंस की डिफिशियंसी है, कमी है 263 पाउंड की, इसको भी लॉस ऑन रियलाइजेशन माना गया था ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के हिसाब से। तो इस तरीके से टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया 263 प्लस 635 यानी 898 पाउंड का। ये टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया। इस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाना था। अगर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा जो कि इक्वल था तो वो हो जाता 898 डिवाइडेड बाई 2, 2 लोगों में बांटेंगे तो वो एक आदमी का होता 449, 449 पाउंड एक पार्टनर का होता बियर करने के लिए। अब यहाँ पर देखें कि 449 पाउंड एक पार्टनर का हो रहा है तो गार्नर के लिए तो ठीक है, वो बियर कर सकता है आसानी से, 2500 उसका अमाउंट है यहाँ पर कैपिटल है, जबकि मरे के लिए सिर्फ 314 पाउंड ही है। ये इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन इसकी कैपिटल काफ़ी कम है। तो अब मरे को 449 करने के लिए यानी इस लॉस को बियर करने के लिए अपने पास से 135 पाउंड को लाना पड़ेगा। तो ये 135 पाउंड मरे भी लेकर के आएगा ताकि उसका जो लॉस है 449 का वो पूरा हो सके। और ये 135 किसको दिया जाएगा, ये गार्नर को दिया जाएगा क्योंकि मरे ला रहा है, विल्किंस से कोई मतलब नहीं हो तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ये अमाउंट गार्नर को ही दिया जाना था। और उसके साथ ही साथ ये जो 1916 का कैश है ये भी गार्नर को मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसा है। देखिए ऐसा है कि जिसकी जितनी कैपिटल है उस पर लॉस को घटाने के बाद जो भी उसका अमाउंट बचता है वो उसको दिया जाना चाहिए। तो गार्नर की यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 2500, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। अब 2500 में से जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है अगर उसको इक्वल बियर करना होता तो वो होता 449। तो 449 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए इसकी कैपिटल में से तो बचेगा कितना, 2051, 2051 बचेगा। अब 2051 इसको किस तरीके से पूरा हो पाएगा, उसको कैश 1916 जो ये है वो पूरा दे दिया जाएगा, 1916 कैश, और जो मरे लेकर के आ रहा है 135 पाउंड वो भी दिया जाएगा, तब जाकर के 2051 हो जाएगा। तो ये 1916 और ये 135 ये दोनों मिला करके उसका
2051 हो जाएगा तो उसको मिल जाता उसको जितना हिस्सा था। इस बात पर लेकिन जो जज थे वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड दे डिसाइडेड टू शेयर दिस डेफिशिएंसी इन द कैपिटल रेशियो। और उन्होंने कहा नहीं, ये जो इक्वल वाला डिस्ट्रीब्यूशन है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी कैपिटल रेशियो में बांटा जाना चाहिए। अब डिसीजन क्या था वो देखते हैं हम लोग इसको पॉइंट वाइज। In the absence of any agreement to the contrary, the deficiency of the insolvent partner's capital account must be borne by the solvent partners in proportion of their last agreed capital. अगर किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स के लास्ट एग्रीड कैपिटल में बांटा जाएगा, यानी जो बिल्कुल आखिर में जो कैपिटल हुई है उस कैपिटल के रेशियो में बांटा जाना है। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और कभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाया जाता है, तो दोनों के केस में कैपिटल अलग अलग होती है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो तब क्या किया जाएगा? इफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, the original capitals of the solvent partner will be used as the basis for the division of the insolvent partner's deficiency. ओरिजिनल कैपिटल को ही आप बेसिस लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल बदली नहीं जाती है। जो कैपिटल शुरू में होती है वही कैपिटल आखिर तक होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वही कैपिटल आप ले लेंगे, उसी कैपिटल का आप रेशियो निकाल लेंगे जो शुरू में थी यानी ओरिजिनल कैपिटल थी। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आपको एडजस्टिंग कैपिटल लेनी पड़ेगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस कैपिटल को लेंगे जो एडजस्टमेंट के बाद आती है। क्या चीज़ का एडजस्टमेंट करना होगा? जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करना होगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होगा, यानी ये दोनों चीज़ों को आपको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी सिर्फ ये रिजर्व और ये प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, जबकि इस लॉस को आप नहीं घटाएंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल का रेशियो निकाला जाएगा। और एक बात ये भी है इसी गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में, जो कि ब्रिटिश का रूल है, ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अनदर पॉइंट ऑफ डिसीजन वाज दैट सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश। इसमें ये भी बात मेंशन थी कि लॉस ऑन रियलाइजेशन को सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लेकर के आएंगे अलग से। जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने हिस्से का लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में ले करके आएगा। और ये केस सुनाया था, ये फैसला सुनाया था जस्टिस जॉयस ने। अब देखते हैं कि गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल इंडिया में किस तरीके से अप्लाई होता है। सारी चीजें वही है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर। इन इंडिया इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर deficiency of his capital will be borne in a particular ratio, it will be borne accordingly। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल की कमी को बियर किया जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा, तो वही रेशियो लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ना हो तब क्या करते हैं? तब ये देखते हैं कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल की कमी को उन सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, बट दे शुड नॉट ब्रिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश। यही फर्क है, सॉल्वेंट पार्टनर लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैश में नहीं लाएंगे, ये इंडियन रूल में होता है, जबकि ब्रिटिश रूल में वो ले आते हैं, यही फर्क है। अब पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? डेफिशिएंसी शुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ दैट कैपिटल विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है उसको ही सिर्फ लिया जाएगा, वही कैपिटल मानी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब उसमें कौन सी कैपिटल ली जाएगी? तब उसमें एडजस्टेड कैपिटल ली जाएगी, और उस एडजस्टेड कैपिटल के लिए आपको रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपको वो कैपिटल लेनी है जो प्रॉफिट और रिजर्व को ऐड करने के बाद आएगी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की मैं वीडियो और भी बनाता रहता हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।